और ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान यानी कि ग्रेप हरियाणा के दिल्ली एनसीआर में आने वाले जिलों में यह लागू कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते एयर पॉल्यूशन को देखते हुए इस साल ग्रेप के कई नियमों में बदलाव भी किया गया। सबसे पहला और बड़ा बदलाव तो यह है कि हर साल ग्रेप को 15 अक्टूबर से लागू किया जाता था, लेकिन इस बार 15 दिन पहले यानी कि 1 अक्टूबर से ही दिल्ली एनसीआर में ग्रेप कानून को लागू कर दिया गया। ग्रेप कानून होने से हरियाणा की उद्योग नगरी जो है अब वो खतरे में बताई जा रही है। रिपोर्ट आप देखिए, फिर चर्चा करते हैं। एनजीटी की सलाह, केंद्र के आदेश। संकट में हरियाणा की उद्योग नगरी, संकट में लाखों मजदूरों की रोजी रोटी। उद्योगपतियों की चेतावनी, मजदूरों का पलायन। 1 अक्टूबर से एनजीटी की सलाह पर केंद्र सरकार ने ग्रेप कानून लागू किया। ग्रेप कानून से बेशक दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में पर्यावरण को बचाने की मुहिम शुरू की गई है, लेकिन यही मुहिम हरियाणा के उद्योगों और मजदूरों को रोजी रोटी का संकट दे रही है। केंद्र सरकार के आदेशों के बाद से जहां हरियाणा की उद्योग नगरी पानीपत, सोनीपत और बहादुरगढ़ से मजदूरों के पलायन की खबरें सामने आने लगी हैं, तो वहीं बहादुरगढ़ में उद्योगपतियों ने सरकार को साफ और कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। दरअसल बहादुरगढ़ में उद्योगपतियों और कर्मचारियों की ओर से चेतावनी दी गई है कि जनरेटर को चलाने की इजाजत दी जाए, अन्यथा उद्योगपतियों के साथ साथ फैक्ट्री में काम करने वाले लाखों कर्मचारी फैक्ट्री बंद कर सड़कों पर उतर आएंगे। ग्रेप कानून के तहत दिल्ली एनसीआर में जनरेटर चलाने पर पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे में उद्योगपतियों ने जनरेटर का इस्तेमाल नहीं कर पाने पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। दूसरी ओर बिजली के अघोषित कटों से उद्योगपति परेशान हैं। शहर की करीब 4000 फैक्ट्रियों में काम करते हुए लाइट जाने से मशीनें बंद हो जाती हैं और उद्योगपतियों को भारी नुकसान होता है। आखिर में उद्योगपतियों ने परेशान होकर ये चेतावनी जारी कर दी है। ग्रेप सिस्टम लागू हुआ है। हमारा मानना ये है कि जब तक हमने गैस पाइप के लिए अप्लाई किया हुआ है कि जब तक हमारे पास कनेक्शन नहीं आता तब तक कम से कम हमें इस बात की छूट दी जाए कि हम जनरेटर चला सकें। कोई भी व्यापारी जनरेटर चला के खुश नहीं है, उसमें कॉस्टिंग बहुत डबल या ट्रिपल पड़ती है, लेकिन मजबूरी ये है कि ऑटोमेटिकली जब मशीन में माल रॉ मटेरियल फंसा होता है उसको तुरंत चलाना ज़रूरी होता है, वरना वो मटेरियल निकाल के बाहर फेंकना पड़ता है। और अगर बिजली का यही पावर का यही हाल रहा तो उद्योग बंद करने के कगार पे हम आ जाएंगे, क्योंकि या तो दो ही बातें हैं, या तो हमें बिजली दो या जनरेटर चला। बहादुरगढ़ में उद्योगपतियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, तो पानीपत जिले में भी अब से कुछ ही समय बाद मजदूर संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि सरकार के आदेशों के बाद से परेशान मजदूरों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। मजदूरों का काम धंधा सब कुछ यहाँ बंद हो चुका है। आखिर में मजदूरों के पास पलायन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। मजदूरों के पलायन और बंद होते उद्योगों को देख उद्योगपतियों ने भी सरकार से दूसरा रास्ता निकालने की गुहार लगाई है। देखिए, हम लोगों ने भी आपस में सारे मेंबर्स बैठ करके इस विषय पे डिस्कस किया है और ये निष्कर्ष हम लोगों ने ये निकाला है कि पहले तो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे, अपन लोकल बॉडी के जो अधिकारी हैं, डीसी हैं, अपने सांसद हैं, अपने विधायक जी हैं, इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो प्लांट बंद हो रहे हैं इनको कुछ मोहलत दिया जाए, टाइम दिया जाए, ताकि लेबर वर्कर ना पलायन करें और यहाँ से लेबर वर्कर चले जाने पे बहुत सारी दिक्कतारियाँ हो जाएगी। लेबर वर्कर को जो तकलीफ है वो ना हो, तो हम लोकल बॉडी से प्रार्थना करते हुए हम एक ज्ञापन अभी चीफ मिनिस्टर साहब को भी सौंपेंगे। हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका एक ही तात्पर्य है, उसका एक ही मतलब है कि हम किसी भी तरह से सरकार से एक अपील करना चाहते हैं कि एक दोबारा से समय दिया जाए और समय के साथ उस पर एक सब्सिडी दी जाए या फिर अच्छे प्राइस पे हमें गैस मिले, पीएनजी मिले, ताकि हम एक रिजनेबल मूल्य पे माल को बना के भेज सकें और बिजनेस जो पानीपत से बना हुआ है ये बढ़ रहा है वो आगे बढ़ता रहे। अगर किसी वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाया तो बाकी जो एसोसिएशन हमें उनके साथ हैं। एनसीआर ने 13 अक्टूबर के बाद इस पर अपना निर्णय लेने की बात रखी है और हम भी उनका समर्थन करेंगे। माना कि सरकार ने प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया,
माना कि सरकार के इस फैसले का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन यही फैसला लाखों लोगों के लिए बड़ा संकट लेकर आया है। यही फैसला लाखों लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर रहा है। ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि सरकार की ओर से समय रहते कुछ कदम उठाए जाएं, ताकि मजदूरों का पलायन और अंधेर नगरी में जा रही हरियाणा की उद्योग नगरी को वक्त रहते संभाला जा सके। बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़ और पानीपत से जितेंद्र शर्मा के साथ हरियाणा न्यूज। चलिए, जो पैनल मेरे साथ है उनका परिचय करा दूं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। बजरंग दास गर्ग साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ हैं, आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, और संवाददाता सोनीपत लाजपत भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। पहला तो मैं सवाल आप ही से करूंगा चौहान साहब, दोहरी मार है और दोहरी सिचुएशन है सरकार के सामने भी। अगर बंद नहीं करते हैं, नियमों को लागू नहीं करते हैं, तो पूरा एनसीआर किस तरह से हमने देखा बीते 2-3 सालों में गैस चैम्बर में तब्दील हो जाता है, और अगर बंद करते हैं तो फिर बेरोजगारी की मार पड़ती है। बीच का रास्ता क्या हो चौहान साहब? देखिए, पर्यावरण का प्रदूषण रोकना वो केवल एनजीटी में नहीं, एनसीआर में नहीं, पूरे देश में आवश्यक है। पर्यावरण जब प्रदूषित होता है, जब वो चौहान साहब, कनेक्शन लॉस्ट हो गया आपका, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं गर्ग साहब से लेता हूं ये सवाल। गर्ग साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू सर जी, कैसे देख रहे हैं गर्ग साहब इस सिचुएशन को, क्योंकि सरकार की मजबूरी भी है? देखिए, सरकार को इस समस्या का समाधान करना चाहिए। गैप कानून में संशोधन करने की जरूरत है। एक तरफ तो सरकार देश और प्रदेश के अंदर उद्योग बढ़ाने की बात कर रही है, और दूसरी तरफ लगातार पहले भी आपने देखे हैं अनेकों उद्योग बंद हुए हैं। कोरोना की मार उद्योगपति सबसे ज्यादा पड़ी, जिसके कारण आपने देखा पानीपत हैंडलूम था, बड़ा भारी नुकसान में गया, और यहाँ तक कि बहादुरगढ़ इंडस्ट्री थी, गुड़गांव थी, फरीदाबाद थी, अनेकों आप शहरों में देखोगे उद्योग ठप हुए हैं। यहाँ तक कि ग्राम स्तर के ऊपर जो छोटे छोटे उद्योग थे, 80% उद्योग ग्राम स्तर के ऊपर बंद हो चुके हैं। आप देखिए, जनरेटर नहीं चलाएंगे तो आप देखिए कैसे, तो लाइट का समस्या है, सो समस्या है, तो कैसे उद्योग चलेंगे। और लाखों लोग पहले ही बेरोजगार हो चुके हैं, उद्योग ठप होने कारण, उद्योग कम होने कारण, और ऐसी समस्या फिर दोबारा पैदा हो गई तो ये समझ लो कि लाखों लोग और बेरोजगार हो जाएंगे। आपने जिक्र किया बहादुरगढ़ का। बहादुरगढ़ जो है फुटवेयर का सबसे बड़ा छोटे उद्योग भी है, उद्योग लगे हुए हैं, छोटे उद्योग भी है, और छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा उद्योगपति यहाँ। गर्ग साहब, अभी तो ये जो ग्रेडेड एक्शन रेस्पॉन्स प्लान है, इसे लागू करने वाली बात है। जनरेटर नहीं चला सकते, बॉयलर्स जो है वो बंद होंगे। अब सवाल ये ना कि अगर बंद नहीं करते हैं तो फिर पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचता है। तो बीच का रास्ता तलाशना ये बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। देखिए, इसके लिए कई सिस्टम बने होते हैं, इसके लिए कई प्रोजेक्ट लगे हुए हैं जो प्रदूषण लेस। एक्चुअल क्या सरकार अगर की नीति ठीक है, जो भी उद्योगपति अपने ये उद्योग लगाते हैं उनपे एक यंत्र लगता है जिससे प्रदूषण हट जाता है। उसके लिए सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए, ताकि उद्योगपति उसके अंदर अपने जो आता है संसाधन वो उसमें लगाकर और प्रदूषण को मिटाने का काम करे। आजकल देखो बिजली महंगी, लेबर महंगी, यहाँ तक कि आप देखो जमीनें महंगी। अरे जहाँ तक सरकार की बात है, मुख्यमंत्री जी हरियाणा में जो उद्योग लग रहे हैं उनकी तरफ तो देख नहीं रहे। जितनी मिलें थी, मिलें बंद हुई है हमारी, यहाँ तक कि कपास की मिलें बंद हुई है, गवारगम की मिलें बंद हुई है, ऑयल मिलें बंद हुई है। और ये एक बात, मुख्यमंत्री दुबई के अंदर जाकर वहाँ सैर सपट्टे कर रहे हैं और कह रहे हैं यहाँ उद्योग लगाओ। अरे तुम पुराने उद्योग सुरक्षित नहीं, पुराने उद्योग को सुविधा दे नहीं पा रहे, किसी प्रकार की रियायत।
चौहान साहब, रियायतें नहीं दे पा रहे। आपका पहले वाला सवाल था वो अधूरा रह गया था, आप उसे भी पूरा कीजिए। और गर्ग साहब भी सवाल पूछ रहे हैं आपसे कुछ। मैं ये बताना चाहता हूं और ये बात कहना चाहता हूं आप आज की इस चर्चा में कि जब भी पर्यावरण प्रदूषण एक सीमा को पार करता है, चाहे वो एनसीआर में पार करे, चाहे मेरे गांव में पार करे, तो हर बाशिंदे, हर नागरिक, हर ग्रामीण की सेहत पर उसका सीधा असर होता है। और जब कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का प्रदूषण सीमाएं पार करता है तो उसको रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता बचता नहीं है। एनसीआर में जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है उसने नागरिकों की पिटीशन पर, नागरिकों की अपील पर, उसकी अर्जी पर सुनवाई करते हुए ये निष्कर्ष निकाला। बहुत सारे अध्ययन, जिसमें एक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, उसकी भी एक स्टडी है, उसमें एक बात उभर करके सामने आई कि जो डीजल आधारित जनरेटर्स हैं वे वायु में सल्फर डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट जो प्रदूषण होता है उसका 50% अकेले कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अंततोगत्वा उन पर रोक लगाने का निर्णय किया नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के निर्देश पर, और ये ग्रैप का जो के निर्देश हैं या आदेश हैं, नियम हैं, वो लागू हुए हैं। स्वाभाविक रूप से जब हम रोकेंगे ऊर्जा के किसी एक स्रोत को, तो जो लोग, जो उद्योग उस पर आधारित हैं उनको कष्ट होगा ही, वो प्रभावित होंगे ही, उद्योगपति भी प्रभावित होगा, श्रमिक भी प्रभावित होगा, वहां काम करने वाले लोग भी प्रभावित होंगे। अब इसमें वैकल्पिक मार्ग क्या है या मध्य मार्ग क्या है कि हम डीजल आधारित जनरेटर के स्थान पर वैकल्पिक गैस आधारित जनरेटर की तरफ जाएं। एक तरीका ये है, एक सूत्र ये है। दूसरा सूत्र ये है जिसका जिक्र बहुत बजरंग दास जी तो राजनीतिक बोली बोलेंगे, मैं उस भाषा में बात करने के मूड में नहीं हूं आज इस विषय पर, कम से कम, क्योंकि सेहत का मामला है। जब आप या तो डीजी सेट्स का जो चलाने का आधार वो डीजल के बजाय आपको गैस करना पड़ेगा, और दूसरा है उनके लिए व्यापारियों का तर्क है ना कि हमें कुछ समय भी दिया जाना चाहिए उसके लिए। अचानक से ऐसा कर देंगे तो व्यापारी तैयार कैसे होंगे? मैं चौहान साहब वापस आता हूं आपके पास। रमन चावड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि व्यापारी एसोसिएशन के सदस्य हैं, उनकी समस्याएं जान लेते हैं एक बार, फिर मैं वापस आपके पास आऊंगा क्योंकि जवाब आप ही को देना है। रमन जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। ये जो प्रॉब्लम है सर, ऐसा नहीं है कि पर्यावरण को एक सिरे पर रखते हुए और केवल व्यापारियों की बात सुनी जाए, लेकिन हम इस बात के भी पक्ष में नहीं है कि व्यापारियों की बात को सुना ही ना जाए, उसे अनसुना कर दिया जाए। ये बीच का रास्ता कैसे निकले साहब, आप ही बताइए जरा। बीच का रास्ता इसमें ऐसे है जी, पहली बात तो ये है कि पीएनजी के जो रेट है, हम भी वातावरण को, दूषित वातावरण में काम नहीं करना चाहते, हम भी शुद्ध वातावरण में काम करना चाहते हैं। इंडस्ट्री भी इसको पॉजिटिव रूप में भी लेती है, लेकिन हम साथ में ये चाहते हैं कि जो पीएनजी की जो कॉस्ट है वो बिल्कुल भी रुक नहीं रही। पिछले 1.5 साल में ये लगभग डबल हो गई है। इंडस्ट्री में जब भी मन बनाता है कि हम पीएनजी से शिफ्ट हो जाए तो पीएनजी के रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुके होते हैं। ये समझते हैं कि पीएनजी के रेट को रोका जाए। दूसरी बात ये है कि पीएनजी जो है बाकी प्रदेशों में काफी सस्ती है हरियाणा की बजाय। हमें उसी रेट पे पीएनजी मिले, और अगर रेट ज्यादा है तो हमें सब्सिडी दी जाए, क्योंकि मेरा पेशे से मैं एक्सपोर्टर हूँ। एक्सपोर्टर को हमें चाइना को कंपटीशन देना पड़ता है और हम वहाँ से बिजनेस इंडिया में लेके आते हैं। अगर प्राइस हमारे ज्यादा होंगे तो हम डेफिनेटली गुड्स को नहीं सेल कर पाएंगे, जिससे इंडस्ट्री भी बंद होगी और उसके ऊपर एक लोग इंडस्ट्री में उसका जो रोजगार है वो भी कम होगा। तो उसका मीटर ये है कि सब्सिडी सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए। बीच का रास्ता है कि सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलनी चाहिए और जिसके साथ हम काम कर सके और एक उचित रेट पे। मतलब अगर सरकार अभी से ही पीएनजी पर सब्सिडी देती है तो व्यापारियों की सारी नाराजगी खत्म हो जाएगी। जी, हम उसके लिए तैयार हैं। अगर सरकार सब्सिडी दे तो हम इसको आज ही अडॉप्ट करना चाहते हैं और हम सरकार की पहल का स्वागत भी करेंगे। चौहान साहब, वातावरण शुद्ध होना चाहिए। चौहान साहब, 100 बात की एक बात देखिए, मैं पहले भी कह रहा था, उसी बात को दोहराऊंगा कि
हमें अंततोगत्वा प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए डीजल आधारित जनरेटरों से गैस आधारित जनरेटर पर शिफ्ट होना पड़ेगा और इसको कहेंगे कि हम प्रदूषक जो फ्यूल है, ईंधन है, उससे ग्रीनर या क्लीनर फ्यूल की तरफ जाएंगे। आज की तारीख में निश्चित तौर पर एक चुनौती ये है कि डीजल का जनरेटर वो सस्ता पड़ता है, शायद उसकी जो उसका खर्च है उसको चलाने का वो भी औसत कम आता हो, लेकिन एक स्टडी ये भी कहती है कि जो गैस आधारित जनरेटर है वो शुरुआत में उस पर पैसे ज्यादा लग सकते हैं, कीमत ज्यादा हो सकती है, लेकिन तेज गति से वो रिकवर कर लेता है, उसको चलाने का खर्चा कम है। तो अंततः ट्रांजिट करना पड़ेगा, हमें छोड़ना पड़ेगा डीजल आधारित जनरेटर को और क्लीनर फ्यूल पर, गैस आधारित पर जाना पड़ेगा। इस प्रक्रिया में जैसे समाज के दूसरे वर्गों को हम कठिनाई के समय या इस तरह के ट्रांजिशन के समय मदद करते हैं, निसंदेह व्यापारियों को भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में राहत की दरकार है। और जहां मुझसे कहा जाएगा मैं निश्चित तौर पर वकालत करूंगा और सरकार भी इस मामले में संवेदनशील है, निश्चित तौर पर इस बारे में बात हो रही होगी। परंतु कोई ये कहने की स्थिति में आज नहीं है कि भाई हम तो प्रदूषक चीजों को ही चलाएंगे। एक बात इसमें जो बड़ी महत्वपूर्ण है वो है 24 घंटे की निर्बाध बिजली की आपूर्ति। उद्योग को हमने हरियाणा के 5500 गांवों में घरेलू बिजली 24 घंटे 24x7 देनी शुरू कर दी है, इससे भी ज्यादा ये संख्या अब हो गई है। हम आने वाले दिनों में ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि उद्योग को भी उसकी आवश्यकता के अनुसार आबाद रूप से, निर्बाध रूप से बिजली मिले, लेकिन जो कठिनाई है, कठोर नियम है, उनका भी हमको सामना और अनुपालन करना पड़ेगा। ठीक है, मैं लाजपत के पास आ रहा हूं। रातों रात कुछ होने वाला नहीं है लाजपत, रातों रात कुछ नहीं होगा। ट्रांजिशन का समय उद्योग को भी मिलना ही चाहिए, मैं इस बात से असहमत नहीं हूं। और बजरंग दास जी को कहूंगा कि ये सियासत का समय नहीं है, ये थोड़ी चुनौतीपूर्ण। ठीक है, मैं बजरंग दास जी के पास जाऊंगा, मैं आऊंगा उनके पास भी। लाजपत, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या व्यापारियों की समस्या केवल इतनी ही है कि सब्सिडी दे दी जाए तो हम मान जाएंगे, या बात इससे भी कुछ और ज्यादा है, मांगे इससे भी कुछ और ज्यादा है? लाजपत जी बिल्कुल, देखिए केशव, दिल्ली एनसीआर के नजदीक कुंडली औद्योगिक क्षेत्र है, राई औद्योगिक क्षेत्र है, काफी बड़े क्षेत्र में सोनीपत एक शहर है जहाँ पर अलग अलग राज्य के लोग हैं, मजदूर और मजदूर हैं। सबसे बड़ी समस्या जो है वो औद्योगिक लगातार अपनी बैठकें करते हैं और एक सबसे बड़ा ऐलान भी किया गया है कि अब की बार दिवाली काली दिवाली मनाई जाएगी और सभी फैक्ट्री वाले जितने भी हैं सभी ने अपनी फैक्ट्री पर झंडे लगानी चाहिए। और लगातार यही एक मुद्दा बना था कि अभी जो लगातार जो बिजली की मार है वो ऊपर काफी बड़ी पड़ रही है। राई औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ पर लगातार बिजली के कट लगातार दिखाई देते हैं और वो जनरेटर चलाते हैं। अब एनजीटी के आदेश आ गए हैं कि जनरेटर नहीं चलाना। अब उनके पास पहले से ही लाइट नहीं है तो कैसे फैक्ट्रियां चलेंगी और कैसे व्यापार बढ़ेगा। दूसरी बात कि मुख्यमंत्री ने जैसे कि आईएमटी खरखोदा जो जिसका उद्घाटन किया गया था और लगातार फैक्ट्री मालिक जितने भी है जिला सोनीपत में सभी इस बात को लेकर चिंतित है कि लगातार उद्योग तो बढ़ाने का प्रयास है सरकार का, लेकिन सुख सुविधाएं जो सरकार की तरफ से देनी चाहिए वो बिल्कुल दिखाई नहीं देती। आपको पता होगा कि जब जो फैक्ट्री एरिया होता है जहाँ पर पेड़ पौधे भी जरूरी होते हैं, पार्क भी जरूरी होते हैं, आम जनता को जो चीज दिखनी चाहिए वो भी दिखाई नहीं देती। पहली बात तो सरकार की अपनी गाइडलाइंस जो है वो मजबूत करने के लिए पहले सुख सुविधाएं देनी चाहिए ताकि उन पर अमल किया जाए। और दूसरी बात की जो प्रशासन है वो अपना काम समय रहते करे, उससे पहले ही लगातार चेकिंग करते रहे तो ये इस तरह की बड़ी नौबत ना आए। अब लगातार जैसे मौसम बढ़ेगा और मौसम बदलेगा तो लगातार जो पोल्यूशन का जो ग्राफ बढ़ेगा उससे जीव जंतु की तो मृत्यु होगी। और सबसे बड़ा जो समस्या है जो अभी कोरोना देश से गया नहीं है, जो अस्थमे के और एलर्जी के जो मरीज है उनको काफी बड़ी समस्या होगी। ठीक है लाजपत, समस्याएं बहुत ज्यादा है। और गर्ग साहब फाइनल कमेंट रखिएगा साथ साथ। गर्ग साहब। केशव जी, सरकार ना तो बिजली पूरी उद्योगपतियों को दे रही है और जहां तक आप देख रहे हैं ये कहते हैं गैस के ऊपर, गैस के लिए तैयार है। और जहां पीएनजी की इनकी मांग है, पीएनजी में सब्सिडी की मांग जो उद्योगपति की बहुत जायज है,
आज प्रोडक्शन महंगा होगा तो देश में महंगाई बढ़ेगी। पहले ही देश में महंगाई बहुत है। मैं मेरे साथी पूछना चाहता हूं, 8 साल में एक तो बात बता दे, उद्योगपतियों के लिए हमने ये सुविधा दी या रियायतें दी या सस्ती जमीन दी, सस्ती बिजली दी, कुछ तो दिया हो, या टैक्स में छूट दी हो। दिन प्रतिदिन टैक्सों में टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, बिजली महंगी, जमीन महंगी, और ऊपर से आप हर प्रोडक्शन महंगा होता जा रहा है, और हर चीज महंगी होती जा रही है। और ये बार बार कहते हैं हम तो भाई प्रदेश के अंदर व्यापार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लगे हुए हैं। भाई कौन सा आपके टाइम में वो उद्योग बढ़ गया, कौन सा व्यापार बढ़ गया? ठीक है, आज व्यापारी भी दुखी है। मैं जवाब लेता हूं फटाफट से क्योंकि समय बहुत कम है। चौहान साहब जी, सरकार को, ठीक है सर, सरकार को ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। ठीक है गर्ग साहब, मैं आपके सवालों का जवाब ले रहा हूँ, समय कम है। चौहान साहब रखिए अपनी बात। पहले चौहान साहब। केशव भाई, बजरंग दास जी गर्ग से मैं ये उम्मीद कर रहा था कि वे इस चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में व्यावहारिक सुझाव देंगे, लेकिन ये राजनीति में लग गए। मैं बताता हूं कि कैसे। इन्होंने वही रट लगा दी जो ये हर विषय पर, हर चैनल पर लगाते हैं कि सरकार ने एक ईंट नहीं लगाई। एक मिनट बजरंग जी, एक बात बता बजरंग जी, आपने गर्ग साहब ऐसे बीच में इंटरप्शन अच्छा नहीं लगता। गर्ग साहब बदतमीजी रोकिए इनकी। नहीं गर्ग साहब ऐसे अच्छा नहीं लगता। आप सदे हुए इंसान है, जिम्मेदार प्रवक्ता, ऐसे बीच में इंटरप्शन अच्छा नहीं लगता है। चौहान साहब रखिए अपनी बात। मैं बोलता हूँ एक रियायत बताओ, 8 साल में आपने क्या उद्योगपति में दिया? 8 साल में एक छूट बताओ आपने उद्योगपति में ये काम किया। मैं आपको गिना रहा हूँ, आपने कुछ नहीं किया 8 साल में। गर्ग साहब, तमीज तो है नहीं। गर्ग साहब, जब इस आदमी को तमीज नहीं है बोलने की। अच्छा नहीं लगता ऐसे ना। चौहान साहब मैं रोक रहा हूँ वीरेंद्र जी, प्रोफेसर साहब मैं रोक रहा हूँ। केशव जी, ये मुद्दे की बात करते नहीं है, बगैर मुद्दे। हाँ तो ठीक है, मुद्दे पर उन्हें बोलने तो दीजिए। आप जब सुनेंगे तभी तो बोल पाएंगे वो। आपने अपनी बारी में बोला, मैं फिर से आपके पास आ जाऊंगा, टाइम बचेगा तो प्लीज, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगता दूसरे की बारी में। चौहान साहब रखिए, स्टॉप दिस मैन। ठीक है, पॉइंट पर आइए चौहान साहब सीधे प्लीज। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेके और बजरंग दास गर्ग तक रटी रटाई बातें करते हैं। एक ईंट विकास के नाम पर नहीं लगी, एक गली नहीं बनी, एक उद्योगपति को कोई राहत नहीं दी, एक काम हरियाणा में किया नहीं पिछले 8 साल में। ये इनकी दोनों की रटी रटाई बातें हैं। इनको अरे रुको, बदतमीज सर, मुझे यहीं रुकना पड़ रहा है। मैं आप दोनों से माफी मांगकर यहीं रुक रहा हूं। नहीं, मैं आप दोनों से माफी मांगकर यहीं रुक रहा हूं। किसी की भी बात पूरी नहीं हो पाएगी। गर्ग साहब, आपकी गलत बात है, इस तरह से बीच में इंटरप्शन अच्छा नहीं लगता। अपनी बात पूरी कर लेंगे, दूसरों को बोलने नहीं देंगे आप। गर्ग साहब मुझे माफ कीजिएगा, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ रहा है। गर्ग साहब ऑडियो डाउन रखिए एक बार। चौहान साहब 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिएगा, केवल 10 सेकंड के अंदर, जल्दी से। मैं केवल ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता टेलीविजन चैनल पर आकर झूठ बोलते हैं, झूठी चुनौतियां देते हैं। मैं इनको गिनवा दूंगा सरकार ने क्या क्या किया। ठीक है सर, लेकिन ये कसम खाकर आए हैं कि इन्होंने सच्चाई। ठीक है सर, लेकिन व्यापारियों की मांग ये भी है कि पीएनजी पर, दूसरे के समय में पीएनजी पर हम खड़े व्यापारी के साथ। ठीक है सर, पीएनजी पर सब्सिडी देने की तरफ भी सरकार विचार करे, ये भी व्यापारियों की मांग है। समाधान हम करेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का। गर्ग साहब, वीरेंद्र जी, रमन छाबड़ा जी, लाजपत, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।